अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमें बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर क्षार की प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस पर धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फेथलीन का उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगा कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लिटमस बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलेपाइटा समूह की लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जेरेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इसे अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। प्रश्न, आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है। इनमें से एक में आश्रित जल एवं 2 शेष में एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे विलयन में क्षार की विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो क्या आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे पदार्थों को पहचान कैसे करेंगे? 2.1 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। क्रियाकलाप 2.1 प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। आप दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फेथलीन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? आपने परीक्षण को सारणी 2.1 में लिखिए। सारणी 2.1 विलयन का नमूना, लाल लिटमस विलयन, नीला लिटमस विलयन, फिनोल्फेथलीन विलयन, मेथिल ऑरेंज विलयन। रंग का परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि पदार्थ में अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। क्रियाकलाप 2.1 बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े से टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। थैले को कस कर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इसे कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उन्हें एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदें एवं दूसरे पर तनु NaOH विलयन की कुछ बूंदें डालिए। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। अपने परीक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु वेनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। एक प्रणाली में तनु HCl विलयन एवं दूसरी में तनु NaOH का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध को पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो दर्ज कीजिए। इसी प्रकार तनु HCl एवं तनु NaOH
के साथ लौंग के तेल की गंध में आई परिवर्तन की जांच कर अपने परीक्षण को दर्ज कीजिए। आपके परीक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज और लौंग का तेल में किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। 2.1.2 अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्रियाकलाप 2.3 चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। एक परनली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े लीजिए। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। जलती मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या परीक्षण करते हैं। कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3 एवं CH3COOH के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आपका परीक्षण समान है या भिन्न। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस धातु एरो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया है क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 एक परनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए। उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए एवं अपने परीक्षण को लिखिए। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। 2NaOH एक्वस प्लस Zn सॉलिड एरो Na2ZNO सॉलिड प्लस H2 गैस। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्रियाकलाप 2.5 दो परनलियाँ लीजिए। उन्हें A एवं B से नामांकित कीजिए। परनली A में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लीजिए एवं परनली B में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 लीजिए। दोनों परनलियों में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया। चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस के चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं निरीक्षणों को अभिलिखित कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है। परनली A Na2CO3 सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस एरो 2NaCl एक्वस प्लस H2O प्लस CO2 गैस। परनली B NaHCO3 सॉलिड प्लस HCl एक्वस एरो NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चूने का पानी से प्रवाहित करने पर CaOH का होल 2 एक्वस प्लस CO2 गैस एरो CaCO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। CaCO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस एरो HCO3 का होल 2 एक्वस। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल एरो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्रियाकलाप 2.6 परनली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंदे फिनोल्फथेलिन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या है। इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया। अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फथेलिन का रंग क्यों बदल गया। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए। क्या फिनोल्फथेलिन पुनः गुलाबी रंग का हो गया। आपके विचार से ऐसा क्यों होता है। उपरोक्त क्रियाकलाप हमने परीक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल से प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस एरो NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। जल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणामस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्षारक प्लस अम्ल एरो लवण प्लस जल। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। क्रियाकलाप 2.7
बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया के कॉपर 2 क्लोराइड बनाने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्लों के बीच होने वाली सामान्यतः अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं: धातु ऑक्साइड प्लस जल, एरो लवण प्लस जल। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। 2.1.6 क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रश्न 1, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? प्रश्न 2, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? प्रश्न 3, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों को एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 2.2 सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं? अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। क्रियाकलाप 2.8 ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। चित्र 2.3 के अनुसार किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी में दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। आपने क्या परीक्षण किया? इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या परीक्षण किया? बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है, परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्ल विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल की उपस्थिति इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। अम्ल में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl में Cl- HNO3- में NO3- CH3COOH में CH3COO- H2SO4 में SO2- होते हैं। चूँकि अम्लों में उपस्थित धनायन H+ होते हैं, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस उत्पन्न करते हैं तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों के उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। क्रियाकलाप 2.9 एक स्वच्छ एवं शुष्क पर्कनली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए तथा चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। पर्कनली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आपने क्या परीक्षण किया? क्या निकास नली में कोई गैस बाहर आ रही है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस के सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? शुष्क HCl गैस, HCl विलयन। अध्यापकों के लिए निर्देश: यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड वाली शुष्क नली से प्रवाहित करना होगा।
इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H प्लस आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। HCl प्लस H2O एरो H3O प्लस प्लस Cl माइनस। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H प्लस एक्वस हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस से दर्शाना चाहिए। H प्लस प्लस H2O एरो H3O प्लस। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O प्लस तथा H प्लस एक्वस आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। NaOH सॉलिड एरो H2O Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। KOH सॉलिड एरो H2O K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। Mg का OH का होल टू सॉलिड H2O एरो Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2 OH माइनस एक्वस। क्षारक जल से हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षारक क्षार है? अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H प्लस एक्वस तथा सभी क्षारक OH माइनस एक्वस उत्पन्न करते हैं। अतः हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक एरो लवण प्लस जल H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस एरो H2O लिक्विड। आइए देखें कि अम्ल या क्षारकों में जल में मिलाने पर क्या होता है। क्रियाकलाप 2.10। एक बीकर में 10 ml जल लीजिए। इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालकर धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? उपयुक्त क्रियाकलाप में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए। अपने परीक्षण को लिखिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह चित्र 2.5 में प्रदर्शित पर ध्यान दीजिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। प्रश्न 1। HCl HNO3 आदि जल विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के लिए अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। प्रश्न 2। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। प्रश्न 3। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। प्रश्न 4। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। प्रश्न 5। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस की सांद्र कैसे प्रभावित हो जाती है। प्रश्न 6। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है।